क्रूड और बाजार की समीकरण को साधते हुए जरा चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं जाने माने एक्सपर्ट हैं, विजय मंत्री फाइनेंशियल सर्विसेज के विजय मंत्री जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंत्री जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। सर, बाजार की दिशा यहां से आप क्या देख रहे हैं? क्योंकि बाजार लार्जली बाकी संकेतों को इग्नोर करेगा, जो हमारे कोर स्ट्रेंथ हो, हमारे जो मैक्रोज हो, फंडामेंटल्स हो, और जियोपॉलिटिकल को वेटेज निश्चित तौर पर ज्यादा देगा। अभी आपकी सर रीडिंग क्या कहती है कि ये मामला अभी कितना लंबा खिंचता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? वैसे तो ये ट्रंप ही जानते हैं, लेकिन आपकी सर एनालिसिस क्या है इस पर? देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक न्यूज आर्टिकल निकाला कि जो करंट एनर्जी क्राइसिस है वो 1970s के बाद वर्स्ट एनर्जी क्राइसिस है। तो वो एक मुझे लगता है बहुत ही अलग तरह का स्टेटमेंट है। हम एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि आज ऑयल की सिचुएशन क्या है। आज ग्लोबल जो ऑयल का रिजर्व है वो 8.2 बिलियन बैरल पड़ा है। 1970 में ऐसा नहीं था, कोई कंट्री के पास रिजर्व नहीं था। आज करीब करीब 30 के ऊपर ऐसे देश हैं कि जिनके पास अप्रोक्सीमेटली 90 डेज का रिजर्व है थ्रू आईए के थ्रू। और उसके अलावा आप देखेंगे कि कोई भी कंट्री आप देख लो आज की तारीख में, जितना ऑयल अवेलेबल है, अगर ये होमरूस का 400 दिन भी एक साल भी बंद रहे तो कुछ सप्लाई में कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। और एवरी एनर्जी क्राइसिस से वर्ल्ड सीखता है। जापान ने सीखा, ऑयल डिपेंडेंसी कम की। इंडिया ने सीखा, ऑयल डिपेंडेंसी कम की। फ्रांस न्यूक्लियर की तरफ चला गया। लेकिन क्या होता है, कोई भी एसेट कैटेगरी ऐसी होती है, चाहे गोल्ड हो, सिल्वर हो, इक्विटी हो, चाहे ऑयल हो, उसपे जो जनरल स्पेकुलेटर है वो ये सोचता है कि बाकी स्पेकुलेटर क्या सोचते हैं। तो इस माहौल में जब जियोपॉलिटिक्स हुआ तो ऑयल खाली ऐसा असेट कैटेगरी था या कमोडिटी था जिसमें तेजी नहीं आई। गोल्ड में आई, सिल्वर में आई, मेटल्स में आई, लेकिन ऑयल में तेजी नहीं आई। एंड 2025 के बिगिनिंग से ही ऑयल वाज एन ओवर सप्लाई। तो ये खाली एक ट्रिगर हुआ है। और अगर आप देखेंगे कि ये तो अभी $100 के बाद में वापस नीचे आ गया, लेकिन आप देखें कि 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस में $150 चला गया। तो इन्फ्लेशन एडजस्ट वो नंबर देंगे तो $200 के आसपास जाता करंट प्राइस में। इवन अगर आप यूक्रेन रशिया क्राइसिस की बात करते हैं हम 2022 की, तो भी वहां $140 के आसपास ऑयल चला गया था। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास बड़ा फैक्टर प्ले आउट होने वाला है। ये हो सकता है 5 7 10 दिन में मैटर ऑलरेडी सॉर्ट आउट हो जाए। और ऑयल इंटेंसिटी पूरे वर्ल्ड की जो पहले 10 साल पहले थी, 15 साल पहले थी, 20 साल पहले थी, वो इतनी नहीं है। तभी आप देखिए कि ऑयल 20% के आसपास गिरा है। $50 का 20 मतलब बीच में तो 70 60 70 से $50 बढ़ गया। और अगर उस एलिवेटेड पोजीशन पे ऑयल रहता पूरे साल तो भारत को $90 बिलियन का एडिशनल खर्चा होता है। लेकिन उसके बाद भी इंडियन मार्केट कुछ खास इम्पैक्ट नहीं आया इंडियन मार्केट में। और आपके साथ एक सिंपल डेटा शेयर करना चाहता हूँ। अगर आप प्रीवियस मार्केट फॉल की स्टडी करो तो 2006 का जो फॉल है, 2026 का फॉल है, ईयर टू डेट अभी का सब पिछले सालों के मुकाबले इट इज वन ऑफ द लोवेस्ट। तो मुझे लगता है अननेसेसरी पैनिक मार्केट में क्रिएट की करवाई जा रही है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो इस फॉल पे पैसा डालना चाहिए, क्योंकि बाजार में हमको कोई भी बड़ा फॉल नहीं दिखता है। क्योंकि कोई भी बड़ा फॉल बड़े राइज पे होता है। अगर आप पिछला 10 साल का निफ्टी का रिटर्न देखो तो 12% CAGR है, वो इंडिया की जीडीपी के आसपास है। तो कोई बड़ा फॉल, कोई बड़ा राइज हुआ नहीं बाजार में। पोस्ट कोविड जरूर हुआ था, 5 साल में मार्केट बढ़ा था, लेकिन उसके पहले 10 सालों में मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया था। तो हमको इस बाजार में कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लग रहा है। और हमको लगता है अगर आप ये फेस को यूनिट्स एक्यूमुलेट करते रहें तो 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद अपना पोर्टफोलियो की हालत देखिए। हम वही सिचुएशन में बैठे हैं जो पोस्ट कोविड जून जुलाई अगस्त सितंबर में बातें कर रहे थे। सबको लगता है दुनिया खत्म हो जाएगी, और उस टाइम किसी ने पैसा डाला होता तो उसका जरूर पैसा बनता। तो ऑयल डिपेंडेंसी वर्ल्ड इकोनॉमी की धीरे धीरे कम हो रही है, और इस क्राइसिस के बाद और ज्यादा कम होने वाली है। ये टेक काफ़ी इंटरेस्टिंग टेक और डेटा पॉइंट्स जो कि एनालाइज किए मंत्री जी ने हमारे लिए। नमस्कार।